तो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिग्मा ई लर्निंग सेंटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रेविटेशन। ये क्लास नाइन्थ का ही नहीं, आप जब तक फिजिक्स पढ़ोगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, बहुत ही धीरे धीरे डिटेल में समझते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि सर ग्रेविटी क्या है, तो आज के डेट में तो आप बता दोगे कि सर ये अर्थ की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से अर्थ हर चीज को अपनी सरफेस की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो अर्थ की ये प्रॉपर्टी ग्रेविटी कहलाती है। लेकिन आज के 400-500 साल पहले ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। जब 16th-17th सेंचुरी चल रही थी तो उस टाइम लोग इस पे काफी रिसर्च कर रहे थे। तो उसी समय एक साइंटिस्ट थे सर आइजैक न्यूटन, जिनको हम फादर ऑफ फिजिक्स भी कंसीडर करते हैं। तो उस टाइम पे वो इस पे काम कर रहे थे। तो उस टाइम पे ये बिलीफ होता था कि जो हमारा अर्थ है, मदर अर्थ, ये पूरे यूनिवर्स का सेंटर है और बाकी सारे प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट में इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो उस टाइम पे एक एस्ट्रोनॉमर हुए कॉपरनिकस। उन्होंने कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि अर्थ जो है वो पूरे यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, पहली बात। लेकिन इससे अपने को कोई खास मतलब नहीं है। उन्होंने दूसरी बात जो कही, उन्होंने कहा कि सभी प्लैनेट सन के, मतलब जो हमारे सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट हैं वो सभी सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं। लेकिन इन्होंने भी बोला कि जो पाथ है वो सर्कुलर है। तो एक चीज क्लियर हो गई कि सेंटर में क्या है, सन है, और बाकी प्लैनेट्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं इसके अराउंड। तो ये चीज पता चली। तो न्यूटन सर इस पे काफी रिसर्च कर रहे थे और एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठे थे। तो जब वो पेड़ के नीचे बैठे थे तो उनके ऊपर सेब गिरा। तो उनके दिमाग में ये आया, लोग इस पे काफी जोक बनाते हैं कि अगर ये नहीं हुआ होता, न्यूटन के सर पे एप्पल की जगह कुछ और गिरा होता तो फलाना ढिकाना फिजिक्स नहीं होती। बट एक्चुअली वो उस पे पहले से काम कर रहे थे। तो जब एप्पल उनके सर पे गिरा तो उनको एक चीज का समझ में आया कि यार ऐसा है कि जब एप्पल को अर्थ अपनी तरफ खींच सकती है तो ये जो मून है, अब वो लोग काम कर रहे थे तो उन्हें ये दिख रहा था कि मून भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, ये सबको पता था उस टाइम पे। तो न्यूटन का ये सोचना था कि अगर ये एप्पल को खींच सकती है तो ये मून को भी तो खींच रही होगी, और इसी के वजह से मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होगा। तो उन्होंने ये मतलब प्रेडिक्ट किया कि हाँ, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ लगाता है मून के ऊपर, जिसकी वजह से मून एक ऑर्बिट में, और अभी भी ऑर्बिट सर्कुलर ही चल रहा था, एक सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। फोर्स को नाम दिया सेंट्रीपेटल फोर्स इसका मतलब होता है टुवर्ड्स द सेंटर। अगर आपको याद हो तो मैंने मोशन वाले चैप्टर में इस फोर्स का नाम लिया था। तो मतलब ये वो फोर्स होता है जो सेंटर की तरफ लगता है। जिस अगर कोई भी ऑर्बिट सर्कुलर है तो अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, रेडियली इनवर्ड, ऐसे इस डायरेक्शन में लगता है। तो ये न्यूटन ने कंक्लूड किया कि हाँ भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो हमारा मून है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट क्यों होता है? तो इसके लिए फिर यही कॉन्सेप्ट आया कि अर्थ जो है मून को अट्रैक्ट करती है। तो ये कहानी आपको समझ में आई कि कहां से ये बात आई कि अर्थ जो है मून को अट्रैक्ट करती है। फिर धीरे धीरे जब ये थ्योरी प्रोग्रेस की तो ये समझ में आया कि अर्थ हर चीज को अट्रैक्ट करती है, जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे है या बाहर है। और जब ये थ्योरी प्रॉपर डेवलप हुई तो ये उसमें एक रोल केपलर का भी था। जॉन केपलर सर थे, उनकी थ्योरी काफी फेमस हुई थी प्लैनेटरी मोशन की। तो उसी के वजह से न्यूटन सर ने इसको डिराइव किया था। तो इतना जान लो कि फिर धीरे धीरे ये प्रूफ हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है और दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पे, और ये डिस्टेंस कहां से मेजर की जा रही है? इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की। तो बताया गया कि इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बॉडी 1 के मास के प्रोपोर्शनल होगा,
बॉडी 2 के मास के प्रोपोर्शनल होगा और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जब इसको प्रोडक्ट किया गया तो हमें ये मिला कि F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो इसको जब स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया गया तो बोला गया कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, ध्यान से सुनना कि इस यूनिवर्स में जो भी कोई बॉडी है जिसके पास मास है वो हर दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है विथ अ फोर्स। ओके, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी इन द यूनिवर्स। ओके, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, जो उनके बीच फोर्स लगता है अट्रैक्शन का, जो एक दूसरे की तरफ ये एक दूसरे को खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये फोर्स दोनों बॉडीज के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी इन द यूनिवर्स with a force that is directly proportional to the product of the masses of the two body and the square of the distance between the particles या the objects। okay? अब इसको theoretical form में देखो, ये लिख दिया गया है ये पूरा। तो ये न्यूटन ने दिया था तो इसलिए इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। और ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये लगभग 20th सेंचुरी, जब तक आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं आई तब तक ये अभी भी मतलब वैलिड है, बट अभी आई चलती है आइंस्टीन की थ्योरी, क्योंकि वो थ्योरी ज्यादा बेहतर है इससे और वो उन फिनोमिनन्स को भी एक्सप्लेन करती है जिनको न्यूटन की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है। तो आज के डेट में तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ही चलता है। तो उस टाइम पे ये था, आपके काम की चीज ये है कि ये लॉ जो है यूनिवर्स के हर ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड था, इसीलिए इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप चाहो तो पॉज करके लिख सकते हो नोट्स में जो चीजें मैंने बताई हैं। अब देखो वही चीज जो मैंने अभी आपको बताया कि लेट अस सपोज देयर आर टू बॉडीज हैविंग मासेस m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली। तो हमने अभी दो मासेस कंसीडर किए थे, दो बॉडी, ये हमारी दो बॉडीज थी हैविंग मासेस m1 एंड m2, यही हमने कंसीडर किया था ना बेटा। अब क्या बोल रहा है, कह रहा है कि दे आर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर। हाँ भाई, उनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच उन लोग की जो डिस्टेंस है वो r है। तो कहा जा रहा है कि देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्किंग बिटवीन द टू बॉडीज विल बी डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, वो कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन working between any two bodies in the universe is directly proportional to the product of masses of both the objects। यानी जो दोनों बॉडीज का मास है उसका प्रोडक्ट कर दो, उसके प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड this force is inversely proportional to the square of the distance between them। और ये डिस्टेंस कैसी होती है, उनके एक बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन, वो डिस्टेंस होती है। तो जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया गया, आपको पता है प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं, तो वो कांस्टेंट आया g, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसकी वैल्यू कहां से आई है वो भी आपको बताया जाएगा, पर ये अभी इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसीलिए आप पहले इसको याद कर लो कि इसकी वैल्यू क्या होती है। न्यूमेरिकल लगाने में आपको बहुत हेल्प करेगा। और ये वैल्यू किसने डिस्कवर की थी, हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई, आप इसकी नोट्स बना लो एकदम आराम से, कोई जल्दी नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन पे, जो मैं आप लोग को एक्स्ट्रा बताना चाह रहा था कि मतलब आया कैसे, इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो देखो जो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी था इसका इवोल्यूशन हुआ था सबसे पहले, जो मतलब रिटेन में, ऐसे तो बहुत कुछ बोला जाता है बट रिटेन में ये ग्रीक लिटरेचर में इसका पहला एविडेंस मिला था कि मतलब ग्रेविटी नाम की कोई चीज होती है, मतलब अर्थ के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है बाय वर्चू, उसको मतलब उसको उन्होंने ग्रेविटा नाम दिया था, जिसकी वजह से वो हर चीज को अट्रैक्ट करती है। उसके बाद इंडियन लिटरेचर ने काफी साइंटिफिक तरीके से इसको बताया था। उस टाइम पे लगभग आप समझ लो कि जो हमारे जीसस हैं इनके बर्थ से
500-600 साल पहले ब्रह्मगुप्त, नाम मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग की जनरेशन को तो अपने एंसेस्टर्स का नाम भी नहीं पता होता। इन्होंने अपनी बुक में इसको स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि ये एक अर्थ की प्रॉपर्टी होती है, बट इंडियन लिटरेचर को यूरोपियन कंट्रीज उतना भाव नहीं देती। वो एक मानसिकता है कि हमेशा हम ही सुपीरियर है, बट इसमें दिया हुआ था। और इसको इन्होंने क्या नाम दिया था? इसको इन्होंने नाम दिया था गुरुत्वाकर्षणम। अर्थ की इस प्रॉपर्टी को उन्होंने गुरुत्वाकर्षणम का नाम दिया था। आज भी हम ग्रेविटी को हिंदी में गुरुत्वाकर्षण ही कहते हैं। तो अब क्या हुआ कि इसके बाद बहुत सारे लोग आए, सबने रिसर्च की। तो गैलीलियो, कोपरनिकस और केपलर, ये 3 लोग थे जिनकी थ्योरी को ब्लेंड करके न्यूटन ने, इनके पास आइडियाज थे, देखो इन सबके पास आइडियाज थे, लेकिन न्यूटन ने इन सभी के आइडियाज को ब्लेंड किया और उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। तो फिर जो न्यूटन का जो लॉ निकल के आया उसको न्यूटन का लॉ बोला गया। गैलीलियो जो थे, देखो गैलीलियो ने क्या किया था, गैलीलियो ने काफी एक्सपेरिमेंट किए थे और उन्होंने जब उस टाइम पे लीनिंग टावर ऑफ पीसा था तो वहां पे से उन्होंने ऑब्जेक्ट गिराए अलग अलग मासेस के। तो उन्होंने देखा कि वो सभी मतलब सेम एक्सीलरेशन से नीचे जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि देखो भाई ऐसा है कि अगर एयर का रेजिस्टेंस ना हो और अगर हम वैक्यूम क्रिएट कर पाए तो 2 डिफरेंट मास के ऑब्जेक्ट अर्थ पे अगर एक साथ ऊपर से छोड़े जा रहे हैं तो वो एक साथ ही नीचे गिरेंगे। और ये फैक्ट है, अगर आप वैक्यूम में एक 5 केजी का ब्लॉक ले लो और एक 1 केजी का ब्लॉक ले लो, दोनों को छोड़ दोगे एक ही टाइम पे t=0 पे, तो दोनों बराबर टाइम पे नीचे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि 5 किलो वाले ब्लॉक को 5 सेकंड लग रहा है और 1 किलो वाले ब्लॉक को 10 सेकंड लग रहा है, ऐसा नहीं होता। ये आप YouTube पे, इस पे काफी एक्सपेरिमेंट है, आप देख सकते हो। वैक्यूम का काम की चीजें देख लिया करो YouTube पे। इसके बाद फिर कॉपरनिकस जो आए तो उन्होंने बताया कि मतलब अर्थ जो है वो सेंटर नहीं है, जो सन है वो सेंटर है। तो फिर ये भी सबके दिमाग में आया कि अच्छा, तो सारे प्लैनेट्स को सन बाइंड करके रख रहा है, सन फोर्स लगा रहा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, सन फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब कि सन भी फोर्स लगा रहा है। जैसे अर्थ मून पे लगाती है, वैसे जो सन है वो बाकी प्लैनेट्स पे लगा रहा है और बाकी प्लैनेट्स दूसरे प्लैनेट्स पे भी लगा रहे हैं। इसका मतलब कि सारे प्लैनेट्स एक दूसरे पे, सारी जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं। तो इस तरीके से ये प्रूफ हुआ कि यूनिवर्स की हर बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है। और इसके बाद जो केपलर थे, केपलर ने तो बाकायदे प्लैनेटरी मोशन के अपने 3 लॉ दिए थे, वो आपके सिलेबस में नहीं है, बस आप आइडिया लेना है तो जान लो, नहीं तो यहां से वीडियो स्किप भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। उन्होंने देखो पहले तो बताया कि इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी, इन्होंने बताया कि देखो भाई, जो पाथ होता है, जैसे आप बोल रहे हो ना कि प्लैनेट सर्किल में रिवॉल्व करता है, सर्किल में, ऐसा नहीं होता। प्लैनेट एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, अंडे जैसी शेप, प्रॉपर अंडा भी नहीं, ऐसे इसको बोलते हैं, इस शेप को बोलते हैं एलिप्स। तो उन्होंने बताया कि जो सारे ही मतलब प्लैनेट होते हैं वो सर्कुलर पाथ पे नहीं रिवॉल्व करते सन के अराउंड, वो रिवॉल्व करते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट में। और सन कहाँ होता है? इनके वन ऑफ द फोसाई पे, ठीक है। इसको फोसाई, फोकाई जो भी बोलते हैं आप लोग, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसको फोसाई बोलते हैं। तो एलिप्स मैथ में आपको जब पढ़ाया जाएगा, बस अभी इतना जान लो कि जो आपके काम का क्या है कि ऐसे नहीं होता है ऑर्बिट, ऑर्बिट ऐसे होता है। ये आपके काम की चीज है अभी के लिए, ठीक है। बाकी पढ़ना तो पढ़ लो, नॉलेज के लिए अच्छी चीज है वो। तो देखो ये बताया गया कि ऐसे 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 होता है, जो ये एलिप्स होता है बेटा। पहले तो देख लो कि ये एलिप्स होता है, ये जो दोनों पॉइंट हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको बोलते हैं फोकाई या फोसाई। और ये होती है जो मतलब अगर एलिप्स ऐसे है तो ये वाली लाइन मेजर एक्सिस बोली जाती है और ये वाली लाइन माइनर एक्सिस बोली जाती है, ठीक है। लेकिन अगर एलिप्स ऐसे है तो ये जो बड़ी वाली लाइन होती है वो मेजर एक्सिस, छोटी वाली लाइन माइनर एक्सिस, ठीक है। और इसकी डिस्टेंस 2a होती है, इसकी 2b होती है। क्यों लेते हैं? क्योंकि पार्ट में डिवाइड करना होता है, तो ये b हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा। तो ये बताया गया कि जो सन होता है वो या तो यहाँ होता है, इसको फोकाई बोलते हैं, या तो यहाँ होगा और या तो यहाँ होगा, और जो प्लैनेट होगा वो ऐसे 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 रिवॉल्व करता है, ना कि सर्कुलर पाथ में। पहली चीज समझ में आई।
ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं करता, एक चीज हो गई। दूसरे में क्या बताया गया कि जो सन मतलब जो हमारा प्लैनेट होता है वो कांस्टेंट एरिया स्वीप करता है। जैसे अब ये एक आर्क है बेटा, मैथ में आप समझो कि ये एक आर्क है। आर्क जानते हो, सर्किल अगर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा आर्क क्या होता है। तो उन्होंने ये बताया बेसिकली कि ये इक्वल टाइम इंटरवल में, जैसे आप पढ़े थे ना इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, तो इन्होंने बताया कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया कवर करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब सन के पास रहेगा, तो अब सन के पास है, ये एरिया अगर ज्यादा है और इसको सेम टाइम में कवर करना है, तो मतलब जब ये सन के पास आता है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, एंगुलर वेलोसिटी, और जब ये दूर जाता है तो इसकी वेलोसिटी घट जाती है। ये चीज बताई गई। और इसके बाद जो तीसरा लॉ आया वो मेनली इंपॉर्टेंट था। इसमें बोला गया कि देखो बेटा, जब आप कोई भी चीज का चक्कर लगाओगे, चाहे सर्किल हो या फिर एलिप्स हो, तो चक्कर लगाने में टाइम लगेगा ना, तो एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोला जाता है। जैसे आप किसी सर्किल पे एक पॉइंट से शुरू करो और घूम के उसी पॉइंट पे वापस आ जाओ, ऐसे ए से शुरू किया और घूम के फिर ए पे आ गए, तो इतना डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, या चक्कर का जो हिंदी में उसको बोलते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल बोलते हैं टाइम पीरियड को। तो ये बताया गया कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए रिवॉल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस। मैं बता रहा हूं क्या है। इन्होंने बोला कि अगर कोई प्लैनेट इसका चक्कर लगा रहा है और चक्कर लगाने में उसको लग रहा है टी टाइम, एक चक्कर लगाने में, तो जो टी का स्क्वायर है वो किसके प्रोपोर्शनल है? ये जो हमारी सेमी मेजर एक्सिस हमारी ये थी, इसको हाफ कर दिया, सेमी मेजर एक्सिस, इसकी लेंथ क्या आ गई? पूरे की लेंथ 2a थी, तो इसकी लेंथ क्या आ गई? a। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू a क्यूब। तो जब इसको केपलर ने बताया कि ये होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है। अगर आप इसको 2r लेते तो यहाँ टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब आता, ठीक है, कांस्टेंट। तो ये केपलर ने 3 लॉ बताए थे अपने। तो न्यूटन ने क्या कंक्लूजन निकाला? न्यूटन ने कहा कि देखो यार, अभी तो हमको बताया गया है कि ये अगर अर्थ है और इसके अराउंड ये मून है, अब क्योंकि अब मून भी तो इलिप्टिकल पाथ में ही करेगा रिवॉल्यूशन, तो ये बताया गया कि ये भैया मून है, ये अर्थ है और ये घूम रहा है, तो एक फोर्स की वजह से घूम रहा है, जिस फोर्स को नाम दिया गया है सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये फोर्स प्रोपोर्शनल होता है v स्क्वायर अपॉन आर के। इन जनरल मैं आपको बता दे रहा हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन आर। तो मास कांस्टेंट ही होगा, जब बॉडी का मास तो नहीं हट रहा है ना, चेंज नहीं हो रहा है, तो v स्क्वायर अपॉन आर के प्रोपोर्शनल होता है। और न्यूटन को केपलर के लॉ से क्या पता था कि टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इलिप्टिकल पाथ है, ये क्या होता है? कांस्टेंट। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर इसको हम सर्किल मान लें, अगर नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा इत्मीनान से समझना, घबराना नहीं कि ये सर क्या बता रहे हैं, ये काम की चीज है इसलिए बता रहा हूं। अच्छा बताओ, एक सर्किल है बेटा, तो अगर सर्किल का सरकमफरेंस क्या होता है? परिधि, वृत्त की परिधि, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ये होती है टोटल डिस्टेंस। सर्कुलर पाथ आपने मोशन में पढ़ा था ना, कि अगर ये ए है और यहां से घूम के फिर ए पे वापस आ रहा है, इसको हम बी का नाम दे रहा है, तो अगर आप इसको स्ट्रेट कर दोगे तो ये क्या हो गया? ए से बी। हमने पढ़ा था ना कि डिस्टेंस तो हो जाएगी 2 पाई आर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, तो ये वही चीज है। तो इसकी सरकमफरेंस 2 पाई आर है। एक बात बताओ, ये 2 पाई आर क्या है? डिस्टेंस है, और एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है? कैपिटल टी। तो क्या ये वेलोसिटी के बराबर नहीं होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये स्पीड, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी के बराबर नहीं होगा? तो फिर यहाँ 2 पाई कांस्टेंट है, यानी कि v इज प्रोपोर्शनल टू r अपॉन टी। यहां से हम लिख सकते हैं ना बेटा। तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा? v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो ये जो v स्क्वायर की वैल्यू थी बेटा, ये उठा के पुट कर दिया न्यूटन सर ने फोर्स के इक्वेशन में, ठीक है।
जब इन्होंने फोर्स के इक्वेशन में पुट कर दिया तो इनको एक रिजल्ट मिला, और वही रिजल्ट कहलाया इनवर्स स्क्वायर लॉ। बेसिकली इन्होंने मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया कि हाँ भाई देखो, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी में लगता है और ये फॉलो करता है। देखो इन्होंने क्या बोला, वी स्क्वायर था ना बेटा, तो वी स्क्वायर की जगह क्या रख दे, आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, हो गया, अपॉन आर। अब इन्होंने कहा कि ऊपर भी आर से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, केपलर के लॉ से आपको ये पता है ना कि ये कांस्टेंट होता है। अगर टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब कांस्टेंट है तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर भी तो कांस्टेंट ही होगा ना। बिल्कुल होगा सर। तो यहां से क्या निकल के आया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बॉडीज के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपको उतना पढ़ना नहीं है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको करना, नहीं समझ में आ रहा है तो आप बेसिकली बेटा यहां तक करके छोड़ देना, यहां तक। इसके बाद हम अपना फ्री फॉल शुरू करेंगे और पूरा चैप्टर शुरू करेंगे। ये सिर्फ नॉलेज के लिए है अलग से, ये आपको नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, बट अगर आप पढ़ लोगे तो आपको काफी काम देगा आगे ये। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।